हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए एक नई मॉडल क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी को डेली सुबह 8 बजे यह मॉडल पेपर मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो साथ ही इसकी शुरुआत आज से ही करेंगे, जो कि आज की इस क्लास में फुल मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें आप सभी को 51 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या रहेगा साथी, जैसा आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो आपकी 4 विषय हैं, यानी 4 विषय के जैसे जीके से आप सभी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरुआती के हम पहले 25 क्वेश्चन जीके के देखेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको देखेंगे, फिर साथ ही मैथ के देखेंगे, फिर रीजनिंग के देखेंगे। तो आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो सुबह 8 बजे क्लास आएगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है आज से। यदि आप भी साथी आखिरी 1 से 1.5 महीनों की तैयारी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की कर रहे हैं तो ओके। तो चलिए दोस्त, आज के इस पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर में हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। और याद रखिए, एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 3 नंबर मिलेगा, जैसे एसएससी एमटीएस में होता है। फिर और एक क्वेश्चन यदि आपसे गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। यानी यह पेपर आप सभी का कितने नंबर का है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 153 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्त, इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। डेली आपको सुबह 8 बजे क्लास, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:30 पर। ओके साथी, तो पहला प्रश्न को हल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है, बताइए। तो गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत की बात करेंगे भारत में तो 22% है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, आपकी तैयारी पे भारी पड़ सकता है यह क्लास। ओके, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हल करिएगा और उसे तैयार भी करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है। तो साथ ही अनुच्छेद 57 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, बताइए साथी। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो साथी याद रखिएगा, 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जीएसटी कर लगाया गया था। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है, बताइए साथी। किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, बताइए साथी। इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। तो सर जी, कैबिनेट प्रणाली, ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो साथ ही याद रखिएगा, ब्रिटेन देश के। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए साथी। पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था। तो साथी याद रखिएगा, 1001 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, नीना प्रसाद को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, बताइए साथी। नीना प्रसाद को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो भाई याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या था, बताइए।
ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा एमिल जेनिंग्स था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बताइए साथी, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो सर ये तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? बताइए साथी, भारत का जो पहला पॉलिनेटर पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? बताइए साथी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो साथी याद रखिएगा नर्मदा नदी बहती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो साथी हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो साथी याद रखिएगा बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव है हेमिस महोत्सव पर। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथी, रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। कौन सा प्रसिद्ध कथक नर्तक है जो पंडित बिरजू महाराज के छात्र हैं और भारतीय लेखा और लेखा सेवा में एक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे हैं? बताइए साथी, कौन सा प्रसिद्ध कथक नर्तक है जो पंडित बिरजू महाराज के छात्र हैं और भारतीय लेखा और लेखा सेवा में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं? तो वो कौन है? तो साथ याद रखिएगा सोवना नारायण है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा झारखंड में स्थित है तिलैया बांध। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यदि साथी आप सभी को डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, यदि आपने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया तभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो साथी आप भी यदि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तो होना चाहिए। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन बिंदु क्या है? तो साथी याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़िया है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? बताइए साथी, भारत में मीठे पानी की झील कौन नहीं है इनमें से? तो सर जी भीमताल तो है, लोकटक भी है मणिपुर का, बड़ा पानी भी है, लेकिन साथ ही सांबर नहीं है क्यों? तो खारे पानी की झील है। सांबर झील किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा साथी राजस्थान में पड़ता है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? बताइए साथी, भीतरगांव ईंट मंदिर ये किस काल की वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गुप्त काल की है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथी याद रखिएगा वर्ष 1928 में हुई थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को।
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी? तो सर जी इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर संघाई में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर करेंगे, याद रखिएगा, तो स्कोर अपना काउंट करते चलेंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा वर्ष 2014 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो सर जी कोलकाता बंदरगाह को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बताइए साथी, कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मालदीव देश करता है, एक आपका श्रीलंका देश करता है। ये दो देश हैं ऐसे जो कि भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी किस शहर में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कोलकाता में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जीके का पहला पार्ट आप सभी का कंप्लीट हो चुका 25 क्वेश्चन का। तो बताइए आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे। चलिए फटाफट अपना अपना स्कोर दीजिए भाई, कि आप सभी का पहले 25 जीके से कितना स्कोर हुआ। ओके चलिए भाई, अब इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे भाई, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, काउंट करते चलिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, यानी हाईलाइटेड वर्ड आपका एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द। डिफिकल्ट इसका जस्ट अपोजिट, डिफिकल्ट मतलब साथी कठिन, और यहाँ पे प्रॉब्लमैटिकल मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लमैटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? आत्म मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं क्या साथी? आत्म मूल्यांकन। तो ये नहीं होगा साथी। और रिगिड, रिगिड का मतलब क्या होता है साथी? याद रखिएगा कठोर होता है ना साथी। रिगिड का मतलब होता है कठोर। जैसे साथी हमने आपसे क्या पूछा, एंटोनिम पूछा डिफिकल्ट, तो यहाँ पे साथी जो प्रॉब्लमैटिकल हो इसके माने क्या होता है? इसके माने भाई आपका समस्या ग्रस्त होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम मतलब आपका समस्या होता है, लेकिन मैटिकल मतलब क्या होता है? समस्या ग्रस्त होता है, ठीक है साथी, याद रखिएगा आप लोग। रिगिड का मतलब होता है साथी कठोर, है ना। और इजी मतलब सरल, डिफिकल्ट मतलब कठिन, इजी मतलब सरल आसान। तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी याद रखिएगा। और परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? उलझन पैदा करने वाला, जो उलझन पैदा करता है ना उसको क्या बोलते हैं? परप्लेक्सिंग बोलते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है साथी? संयम। आपके अंदर बहुत संयम है कि आप लगातार अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसे सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ एक्सपेक्टेंस, सेल्फ स्टीम या सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर क्या सिनोनिम्स? बिल्कुल समानार्थी शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई? सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? इसके माने आत्म स्वीकृति होता है। सेल्फ स्टीम मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान जिसे बोलते हैं। क्या साथी? आत्मसम्मान जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है ये सवाल हल करिए भाई। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। तो भाई याद रखिए आपके शिफ्ट में 2 सवाल आएगा, 2 सवाल इसका आएगा, 3 सवाल आपका एंटोनिम आएगा, 2 सवाल आपका सिनोनिम्स आएगा। ये 7 सवाल तो यही हो गया, और 2 क्वेश्चन आप सभी का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा,
और आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम। इडियम का 2 सवाल आएगा। तो देखिए सवाल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 और साथ ही 8 3 11 क्वेश्चन तो यहीं से आपके मिलेंगे भाई। आप 9 क्वेश्चन मिलाकर यही सब आते हैं, और 5 क्वेश्चन तो आपका गद्यांश पद्यांश रहता है ना साथी। बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा, इसमें कौन सा आपको ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है। इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ही इज एडमायर्ड। मतलब साथी यह देखा गया है कि उसकी सभी कमियों के बावजूद उसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे साथी आप मान लीजिए कि बहुत गलत काम कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ने में बहुत अच्छे, लेकिन तभी आपको देखेंगे आपका ही प्रशंसा होगी, है ना साथी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अच्छा काम करें, पढ़ तो अच्छे रहे लेकिन गलत काम करें, लेकिन इसको सब भुला जाते हैं क्योंकि आप भाई पढ़ने में अच्छे हैं। तो यहीं पे है साथी, इट हैज़ बीन नोटिस दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ही इज एडमायर्ड। यही आपका रॉन्ग है साथी, ही इज एडमायर्ड। हालांकि साथी उसकी सभी जो आपका कमियां है ना, इसके बावजूद वाक्यांश सहज लगता है, लेकिन भाई उसकी जो कमियों के बावजूद ना उसका अर्थ बताने के लिए सही जो पूरा वो बावजूद होना चाहिए था। कैसे थी, बावजूद या पर का अर्थ आमतौर पर किसी मान लीजिए सतह पर या वितरण होता है ना, तो किसी चीज़ का मतलब कि निषेध या उस पर विराम अधिक लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, अक्रॉस ऑल हीज फेल्ट, यहाँ से नोटिस दैट ही इज एडमायर्ड, इट हैज़ बीन अक्रॉस ऑल हीज फॉल्ट। ये साथी इनमें मिस्टेक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस साल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा साथी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। जैसे ये सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। यहाँ पे अंडरलाइन इडियम पूछे, यानी साथी मुहावरा पूछा है। आउट ऑफ हैंड मतलब साथी आउट ऑफ हैंड क्या मतलब, इन एन अनडिसाइडेड स्टेट या टू बी अनकंट्रोलेबल। बिल्कुल सर जी, टू बी कंट्रोलेबल हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ हैंड यानी हाथ से निकल चुका है, यानी वो कंट्रोल से हमारे बाहर हो चुका है ना साथी। तो क्या होगा, टू बी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टू बी सीरियस होगा नहीं, टू बी एब्रप्ट होगा नहीं, इन एन अनडिसाइडेड स्टेट होगा नहीं, तो क्या होगा साथी, टू बी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। यदि साथी किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, कहीं पर दिक्कत होगा तो जरूर पूछेगा। ओके, देखिए रेक्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग। भाई बिल्कुल ये 2 प्रश्न आएगा, ऐसे दे देगा और पूछ देगा कि सेंटेंस में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप सही करिए। जैसे देखिए अंडरलाइन का पूछा, यहाँ पे क्या लिखा है, एफमेरल। एफमेरल, एफमेरल का मतलब होता है साथी क्या, जैसे आप अल्पकालिक करते हैं, क्या साथी, अल्पकालिक, अल्पकालिक जिसे हम बोलते हैं ना। लेकिन साथी जो इसका राइट स्पेलिंग होता है ना, वो ध्यान दिएगा साथी, राइट स्पेलिंग क्या होता है, EPHE होता है, EPHEMERAL होता है मेरे दोस्त, एफीमेरल होता है। देखिए इसमें ई को छोड़ दिया था, हमने आपसे कहा था जब आपका स्पेलिंग इनकरेक्टली दे या आपका करेक्टली दे तो हमेशा केवल सिंगल वर्ड आप चेक करिएगा, केवल सिंगल वर्ड उसमें नहीं देगा, नहीं तो सब सही स्पेलिंग देता है। जैसे इसमें देखिए केवल ई को छोड़ा था, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। फ्रेज बताना, जैसे अंडरलाइन बताना है, दिस सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, यानी साथ ही सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। इसका मतलब कुड यू प्लीज स्पेसिफाई व्हाट इट मीन्स। बताइए साथी, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, यानी जो सेंटेंस है इसका कई अर्थ निकले, इसके लिए क्या हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है सर जी, हेट्रोजीनियस तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बना हुआ। भाई विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बना हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है ना भाई, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग तत्वों से मिलकर बना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और साथ ही एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब कि ऐसा जो कई तरह से समझाना सके जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, ऐसा कोई जो हर तरह से समझाना चाहा
लेकिन साथ ही वो समझ नहीं पाया, बिल्कुल अर्थ जिसका ना स्पष्ट रूप से न होना। एमॉर्फस मतलब जिसका कोई निश्चित आकार ही नहीं हो। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे गैस कोई निश्चित आकार का होता है नहीं, लिक्विड नहीं होता, लेकिन सॉलिड अपने आकार में रहते हैं, है ना। जैसे होमोजीनियस मतलब एक ही प्रकार के चीज़ों से बना हुआ, एक ही प्रकार की चीज़ों से बना हुआ, तो आपका होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन साथ ही एम्बिगुअस मतलब कि ऐसा जो कोई तरह से समझा ना सके लेकिन अर्थ स्पष्ट न हो, तो इस साल का बी ऑप्शन होगा, एम्बिगुअस। सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फोरमोस्ट का एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द। फोरमोस्ट का मतलब सबसे आगे, है ना साथी। सबसे आगे का एंटोनिम बताइए क्या होगा। फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान। जैसे हम फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट होता है ना कि पूर्वानुमान, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं, है ना साथी, उसको क्या बोलते हैं? फोरकास्ट बोलते हैं। और साथी प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है? समय से पहले, प्री मेच्योर यानी समय से पहले। डिस्पोज्ड का मतलब साथी व्यवस्थित होता है। और अनइम्पॉर्टेंट मतलब साथी महत्वहीन होता है। अनइम्पॉर्टेंट मतलब साथी याद रखिएगा महत्वहीन होता है। तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन, जिससे सबसे आगे तो उसका जस्ट अपोजिट अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। फ्यूजन का सिनोनिम्स बताइए। मतलब साथी सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है, समानार्थी शब्द होता है। तो बताइए फ्यूजन क्या होगा? ब्लेंड होगा, इनग्रेडाइंट होगा, ग्राइंड होगा या ग्लाइड होगा। तो साथी फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सर जी फ्यूजन का मतलब होता है विलय, किसी चीज़ का मिक्सचर विलय होता है ना साथी, यही होता है। और आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का मेल होता है। ब्लेंड मतलब क्या होता है साथी? मिश्रण होता है। ब्लेंड यानी साथी मिश्रण होता है। तो यही तो हो जाएगा पहला ऑप्शन। जैसे इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? घटक होता है ना साथी। ग्राइंड मतलब क्या होता है? पीसना, किसी चीज़ को पीस देते हैं आप लोग, उसे ग्राइंड कर देते हैं। ग्लाइड मतलब ग्लाइड ही होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम्स बताना था फ्यूजन। फ्यूजन मतलब विलय यानी मिश्रण एक प्रकार का, तो ऑप्शन है ब्लेंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जैसे एकोलेट्स, ये राइट स्पेलिंग है? बिल्कुल सर जी लग रहा है तो राइट स्पेलिंग है। जैसे एकोलेट्स का मतलब होता है साथी प्रशंसा। क्या मेरे दोस्त? प्रशंसा। प्रपोजल का मतलब क्या होता है साथी? आप प्रस्ताव रखते हैं किसी के सामने, प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। मिरियाड मतलब साथी क्या होता है? असंख्य। क्या साथी? मिरियाड मतलब जानते हैं? असंख्या होता है। ओके साथी। एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन मतलब कि आप किसी चीज़ का व्याख्या करते हैं, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? देखिए LAI इसमें घुसा दिया है भाई। इसका राइट स्पेलिंग EXPLANATION होता है, इसमें ए नहीं रहेगा भाई, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लानेशन मतलब व्याख्या, समराज आप किसी चीज़ का करते हैं, है ना साथी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, एक बार फिर से बताइए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इलिगेंट। इलिगेंट का मतलब सुरुचिपूर्ण। क्या साथी? सुरुचिपूर्ण, जिसे आप बिल्कुल कहते हैं ना सुरुचिपूर्ण, तो उसे इलिगेंट बोलते हैं। एफिशिएंट मतलब बिल्कुल कुशल। क्या साथी? कुशल। और क्राउडेड मतलब साथी भीड़ भाड़ वाला जगह। डिफेक्टिव, देखिए डिफेक्टिव जिसे हम लोग दोषपूर्ण कहते हैं, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? DEFECTIVE होता है। डिफेक्टिव मतलब दोषपूर्ण, तो यही तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डबल ई कहाँ होता है भाई? इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका राइट स्पेलिंग है DEFECTIEV। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेनेवोलेंट का सिनोनिम्स बताइए भाई। पहले इसका मीनिंग बताइए। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है?
परोपकारी होता है भाई। क्या होता है सर जी? परोपकारी होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सर जी जैसे मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है साथी? रहस्यमय होता है, रहस्यमय होता है, ये बात याद रखिएगा। इंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उत्साही होता है भाई, बिल्कुल खुशी से हम लोग झूम उठते हैं, इंथुजियाज्म जिसे हम बोलते हैं। होस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, होस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण मेरे दोस्त। काइंड मतलब दयालु। परोपकारी एक प्रकार का क्या होता है? वो दयालु होता है ना, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द, तो यहाँ से डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। रेक्टिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस बाय द सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन। चलिए साथी, ऑप्शन प्रोवाइडेड, यानी इसमें कोई ना कोई जो आपका है ना दिया ना, इस सेंटेंस में तो आपका साथी सही दिया लेकिन ऑप्शन में रॉन्ग दिया, उसी को बताना है। बताइए कहाँ कौन सा? नॉट्स ठीक है, नॉट्स भी ठीक है, नॉट्स, लेकिन नाइट का स्पेलिंग क्या होता है? NIGHTS होता है भाई, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑलवेज मतलब हमेशा, एल टुगेदर, यहाँ पे ER होना चाहिए था भाई। पूरी तरह से, पूरी तरह से, और अंटिल मतलब साथी जब तक, अंटिल, अंटिल मतलब जब तक होता है। फुलफिल, फुलफिल का राइट स्पेलिंग क्या होगा? पूरा ना हो जाए, लेकिन सर जी फुलफिल का राइट स्पेलिंग FUL होता है, FUL, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डबल ही नहीं रहता है। ER भी इसमें दिया था लेकिन ये मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, लेकिन ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड अस टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम। मतलब साथी इसका राइट स्पेलिंग दीजिए, क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? जैसे द टीचर आस्क्ड अस टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम, मतलब कि शिक्षक ने हमेशा परीक्षा में गद्यांश के मुख्य विचार को क्या बताने को कहता है? अंडर एस्टिमेट, मतलब साथी कम आंकने के लिए बताता है, कम आंकना होता है अंडर एस्टिमेट। और समराइज, तो साथी शिक्षक हमेशा आप सभी से परीक्षा में गद्यांश का क्या पूछता है? समराइज ही पूछता है भाई, मतलब कि सारांशित करना पूछता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी से निष्कर्ष पूछता है? कंक्लूजन पूछता है? नहीं साथी। कि आप सभी से प्लेगियरिज्म मतलब पूछता है? साहित्यिक चोरी पूछता है? नहीं साथी, आप सभी से समराइज पूछता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड अस टू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम। ओके, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। केयरफुल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जैसे केयरफुल का मतलब होता है साथी सावधान, है ना, सावधान होता है। और उसके बाद करप्ट का मतलब क्या होता है साथी? भ्रष्ट होता है। करप्ट का मतलब होता है आप सभी का भ्रष्ट होता है। और साथी कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्या सर जी? आकर्षक होता है, ये बात याद रखिएगा। कोरोसिव का मतलब क्या होता है? संक्षारक होता है। क्या मेरे दोस्त? संक्षारक होता है, ये बात याद रखिएगा। कॉटियस का मतलब होता है सतर्क, कॉटियस का मतलब सतर्क, सतर्क, तो यही आपका डी ऑप्शन। सावधान मतलब सतर्क, डी ऑप्शन मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना साथी। भाई आप लोग लास्ट में स्कोर करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके साथी, क्योंकि हम लोग हर एक कमेंट का चेक करते हैं कि आप सभी का क्या कमेंट आ रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी भाई आप सभी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, वन वर्ड में बताना है। जैसे अ पर्सन हु रूल्स विथ एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी, मतलब एक व्यक्ति जो पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ शासन करता है। एक व्यक्ति जो पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ शासन करता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, क्या वो सॉवरन करते हैं, यानी संप्रभु के तौर पे करते हैं? सॉवरन का मतलब क्या होता है? संप्रभु होता है,
ये बात याद रखिएगा। और डिक्टेटर, बिल्कुल साथी, डिक्टेटर को हम क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं, यानी तानाशाह के रूप में वो अधिकार और शक्ति के साथ भाई शासन करते हैं। रूलर मतलब साथी शासक कोई होता है, रूलर मतलब शासक, सीनेटर मतलब सीनेटर होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन डिक्टेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 को 40 kg, 49 kg, 56 kg, 66 kg और 37 kg वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा? तो भाई आप सभी से एवरेज पूछा है। एवरेज कैसे निकालते हैं सर जी? एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, यानी सर जी 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 66 प्लस 37, ये तो पहले औसत में सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। टोटल कितने संख्या उसको काउंट करके भाग कर देते हैं। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, यानी 5 से भाग कर देंगे। अब इसको आपस में जोड़ा जाए। 7 6 13, 13 6 19, 19 9 19 9 28, 28 का 8 कैरी 2, 3 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 कैरी 24, यानी 248/5। इसका भाग रहे 5 का भाग 248 में, 5 चौका 20, 4 48, 5 9 45, यानी 49 आपका 6 आएगा। यहाँ से ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था भाई, है ना। चलिए भाई अगला सवाल कॉल कर दीजिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 43 को एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपया है। उस फिल्म की 32 टिकटों का मूल्य रुपीज में क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ सभी टिकटों का मूल्य एक समान है। बहुत, यही तो आसान कर दिया हमारे लिए। मान लीजिए कि यहाँ सभी टिकटों का जो रुपया है ना वो एक समान है, यानी साथी पहले एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपये देख रखा है, यानी 24 टिकटों का दाम 768 रुपया है। तो यहाँ पे सर जी यदि हम एक टिकट का मूल्य निकालेंगे तो 768/24 कर देंगे, एक का निकालेगा, फिर उसके बाद लास्ट में आप सभी से 32 का पूछा तो 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है ना साथी। चलिए पहले एक का निकालते हैं हम लोग ना। यहाँ पे 24 का साथी 768 दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा? 768/24 हो जाएगा। अब इसको भाग किया जाए भाई, 24 768 यानी 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 76 से 72 4 48, यानी 24 दूनी 48, यानी एक टिकट का जो मूल्य है वो 32 रुपये निकल के आया। हमसे 32 का पूछा, 32 टिकटों का मूल्य पूछा है, तो इस 32 का 32 मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? 1024, यानी आप सभी को 1 GB में कितना MB मिलता है? 1024, तो ये 32 का स्क्वायर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना सिंपल सवाल भाई, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई 3500 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर सबसे अधिक नंबर में प्रिंसिपल 3500, उसके बाद रेट हमेशा प्रतिशत में 3%, टाइम 2 वर्ष बटे में 100, डबल जीरो कैंसिल, 35 दूनी 70, 70 तिया 210, है ना साथी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। इसमें फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया था? PRT बटे में 100, प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में, रेट हमेशा परसेंटेज में, टाइम आपका वर्ष में दे रखा है ना, और बटे में 100, गुणा भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 24 और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है। 3, 12, 24, 40, देखिए 3 तो साथी 12 को कर देगा, 24 को कर देगा, लेकिन 40 को नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर साथी ऑप्शन बी को उठाइए। 2 तो पूर्णतः विभाजित कर देगा 12 को, 24 को भी कर देगा और साथी 40 को भी कर देगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है ना साथी। अब हम लोग ऑप्शन सी पे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी देखिए 4 है, 4 3 12, ये भी काटेगा, 4 6 24, ये भी पूर्णतः विभाजित करेगा, और ये भी साथी 10 बार में काट देगा।
लेकिन सर देखिए 40 भी दे रखा है, तो 40 तो भाई केवल 40 को काटेगा, यानी सबसे बड़ी संख्या वो कौन है, 4 है, जो कि साथ ही 12, 24 और 40 को पूर्णतः विभाजित कर देता है ना। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, बताइए साथी। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो, माध्य मतलब औसत, हमेशा याद रखिए माध्य मतलब मीन मतलब औसत ही होता है। पहले प्रथम 8 विषम प्राकृतिक, भाई देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर भाई 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 से, 0 तो नहीं है ना, क्योंकि 0 तो हमने खोज किया था भाई, याद रखिएगा। प्राकृत मतलब नेचर से, नेचर जो हमें मिला है, हमें नेचर से तो 1 से ही मिला है, 0 तो भाई हमने खोजा है ना, आपने जानता है भाई, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए पहले 8 विषम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसका साथ ही 15 तक जाइएगा, 16 तो आपका 9 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इनको आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि औसत कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे फिर 8 से भाग कर देंगे। देखिए 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 16, 9, 25, 25, 11, 36, 36, 13, 49, 49 और 15, 64, 64 बटे में 8 तो 8, 64। तो सर जी प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 8 होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। ये मस्त सवाल है भाई रीजनिंग का। एक निश्चित कुट भाषा में ऑल मेन फाइट को AOEIUH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और मेन सेब एवरीडे को MNTPEI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में मेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए साथी। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। हमने आपसे कहा था जब आप सभी से सिंगल पूछे तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में कॉमन है, बिल्कुल देखिए ऑल मेन फाइट में मेन है, एक जगह यहाँ पर है, और साथ ही नेक्स्ट जो कोड क्या है इसमें भी है सर जी, यानी जब हमें ये मालूम होगा कि दोनों में कॉमन है तो उसका तुरंत हमारे दिमाग में यही क्लिक होगा कि जो कोड हुआ है उसमें कोई ना कोई ऐसा 2 अक्षर होंगे जो कि कॉमन होंगे। जैसे साथी देखिए आपका जो पहले में क्या था, ऑल मेन फाइट का कोड यहाँ है AOEIUH, सेकेंड क्या कोड क्या है, मेन सेव एवरीडे का कोड क्या पे MNTPEI। हमसे केवल सिंगल ये मेन का पूछा था, हमने तुरंत चेक किया क्या मेन दोनों में कॉमन, बिल्कुल मेन दोनों में कॉमन है, उसका तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक किया कि कोई ऐसा कोड होगा जो कि कॉमन होगा। देखिए साथी EI इसमें भी है और EI इसमें भी है, तो मेन का कोड क्या हो जाएगा, EI हो जाएगा, AI नहीं EI, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। एक निश्चित कूट भाषा में कर्ण को 24-36 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और डॉक्स को 37-19 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा, जरा सा इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो साथी देखिए CURD कर्ण है, यहाँ पे साथी डॉक्स DOGAS डॉक्स है, कर्ण के 4 अक्षर है तो 4 अलग अलग नंबर भी कोड दे रखा है, 24-36। डॉक्स का कोड कितना है, 37-19। आप सभी से सिंपल डी पूछा है, तो हमने आपसे अभी क्या बताया, जब सिंगल पूछे तो तुरंत देखना है क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल देखिए कर्ण में भी साथी डी है और डॉक्स में भी डी है, इसका मतलब ये हमें मालूम होगा कि डी जो है कॉमन है। तुरंत उसके बाद हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि जो नंबर कोड हुआ है ना इसमें कोई ऐसी नंबर होगी जो कि कॉमन होगा। देखिए साथ ही हमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 कर्ण में भी है और डॉक्स में भी 3 है, तो यही आपका डी का कोड क्या होगा, 3 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा है ना साथी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ABCEFF IJK MNO, बताइए साथी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तरीका हमने क्या बताया है, जब इस तरह का अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहला अक्षर सभी में का उठाना है। जैसे देखिए ABC का पहला अक्षर ए है, EFF का पहला अक्षर ई है, IJK का पहला अक्षर आई है, MNO का पहला अक्षर यम है। देखिए इनका कोड करिए, 1 ई का 5, आई का 9, एम का 13, 1 5 9 13 यानी साथी +4 का डिफरेंस है, +4 जोड़ा है, 1 में 4 को जोड़िएगा 5, 5 में 4 को जोड़िएगा 9, 9 में 4 को जोड़िएगा 13। तो उसी प्रकार साथी हम 13 में 4 को जोड़ देंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का पहला अक्षर क्या होता है, क्यों होता है ना साथी। तो हमारा जो भी आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वो क्यों से स्टार्ट होगा। अब तुरंत बाद आप ऑप्शन पे चले जाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन क्यों से स्टार्ट किया है। तो पहला ऑप्शन स्टार्ट किया है क्यों से और कोई ऑप्शन नहीं स्टार्ट किया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के मार्क की जगह क्यों RAS आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड द की को SOHDSM लिखा जाता है और की टू सक्सीज को GJSOLAIA लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में की को कैसे लिखा जाएगा। सर जी हमसे केवल की का पूछ दिया है, तो आपने अभी तुरंत बताया कि दोनों में कॉमन देखना। देखिए फाइंड द की में की है, फिर उसके बाद की टू सक्सीज में भी की है, यानी सर जी ये दोनों में कॉमन होगा की, इसका मतलब जो कोड हुआ है उसमें कोई ना कोई कॉमन होगा। SOHDSM GJ सो देखिए सो इसमें भी है, सो इसमें भी है, तो की का कोड क्या होगा, सो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना साथी। चलिए भाई लास्ट सवाल हल करिएगा, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। HPML का संबंध MUR क्यों है, CJGF का संबंध HOLK है, RZWB का रिलेशन क्या होगा। आप साथी कमेंट बॉक्स में सवाल का राइट आंसर हमें दीजिए। लगभग साथी 100 कमेंट आना चाहिए, 100 लोगों का राइट आंसर आना चाहिए, बताइए मेरे दोस्त। तो साथी उम्मीद करूंगा ये आप सभी को 50 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बताइए साथी किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, क्योंकि आप सभी को इस बार एक सीट दिलानी है और भाई आपको एक लाइक करनी है। बस आप सभी से इस बार एक लाइक और एक सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में सेशन को दबाकर शेयर करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथ ही हमने आपसे कहा था डेली कुछ ना कुछ SSC MTS हवलदार के लिए सीखते रहेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ नया सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ दूसरा ही नया चीज़ सीखेंगे। जो हमारे पेपर में आएंगे आपके GK, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब सारे क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो जैसे आज मॉडल पेपर हो गया, तो दोपहर में साथ ही हम कराएंगे आपका GK का क्लास एक दमदार, क्योंकि GK भाई हमें बहुत पढ़ना है, GK हमें कमी नहीं करनी है GK में, ठीक है। तो GK मिलते साथ दोपहर 12:35 पे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।